Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs discussion. तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट डे को। तो आज 2 अगस्त है। वैसे मैं आप लोग को बता दूं अगस्त का जो पहला सप्ताह होता है वो बेसिकली वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह ऑब्जर्व हम लोग करते हैं। तो अब की बार साल 2022 के अंदर 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आप यहाँ पर ये सप्ताह ऑब्जर्व होता हुआ देखोगे, जिसको हम लोग वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के नाम से जानते हैं। अब देखो, सभी लोगों को पता है कि एक बच्चे के लिए उसकी माँ का दूध कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और रिसेंटली हम लोगों ने एक रिपोर्ट का एनालिसिस भी किया था, जहाँ पे हमने देखा था कि कंट्री के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। ये कहीं ना कहीं बच्चे के लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। जैसे कि काफ़ी सारे बेनिफिट्स यहाँ पर बताए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट आप देख पाओगे, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होता है जो कि बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन साथ ही साथ में आप देख पाओगे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के लिए ही इंपॉर्टेंट है ब्रेस्ट मिल्क, साथ ही साथ में ब्रेस्ट फीडिंग करवाना मदर के लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, मदर को ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर से यहाँ पर बचा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना। तो इसका इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस ये आता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से जो बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होता हुआ नज़र आता है। ठीक है ना, तभी तो बोलते हैं कि स्टार्टिंग में यहाँ पर जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको बिल्कुल स्टार्टिंग में मदर का जो ब्रेस्ट मिल्क है वो यहाँ पर मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? तो वो सारी चीज़ें हमें बताई जा रही हैं। साथ ही साथ में अगर एक ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो इससे यहाँ पर एक इमोशनल कांटेक्ट भी होता है बच्चे और साथ ही साथ यहाँ पे मदर के बीच में। वो सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। तो ध्यान रखना, अगस्त का पहला सप्ताह जो होता है वो एज अ वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज के छोटे से मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन क्या बोलता है? When you change your thinking from negative to positive, then you start getting positive results. आपने काफ़ी बार देखा होगा, जैसी चीज़ों को हम लोग सोच रहे हैं उसी प्रकार से चीज़ें हमारे साथ होती भी हैं। काफ़ी सारे लोग नेगेटिव ही सोच रहे हैं, लगातार नेगेटिव थिंकिंग रख के आगे बढ़ रहे हैं, तो वो नेगेटिव चीज़ें लाइफ में आने लगती हैं। तो हमेशा यहाँ पर यार जो सोचना है वो पॉजिटिविटी की तरफ सोचो, पॉजिटिव सोचो। जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, आपने जो गोल सेट किया है वो बहुत लंबा गोल है और यहाँ पे आपके लिए जो नेगेटिव थिंकिंग है वो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाली। आपको पॉजिटिव ही सोचना है। अगर नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, 2 मिनट के लिए बहुत शांति से बैठो, गहरी सांस लो, सोचो मैंने यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया था, कैसे स्टार्ट किया था, मेरी इतनी जर्नी पूरी हो चुकी है, अब मैं हार नहीं मान सकता, यहाँ से पीछे बिल्कुल नहीं हट सकता, मुझे अभी शुरुआत करनी है, मैं अभी शुरुआती तौर पर हूँ, वैसे भी हार नहीं मान सकता। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो शांति से बैठ के उनको रिजॉल्व किया जा सकता है। तो नेगेटिव थिंकिंग को हमेशा से कोशिश करो कि अपने से दूर रखो, हमेशा पॉजिटिविटी को अपने साथ में रखो। इनफैक्ट मैं तो यहाँ पर ये चीज़ भी ऐड करूँगा, बहुत सारे लोग आपके फ्रेंड सर्कल में होते हैं जो कि यहाँ पे आपको पीछे खींचने भी लगते हैं, तो उनसे भी काफ़ी दूर रहो। ऐसा फ्रेंड सर्कल बनाओ जो कि बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ भरा हो और आपको आगे के लिए पुश करे। ऐसा ना हो कि यार अभी तुझसे नहीं हो पाएगा, यार क्या करेगा करके, बहुत मुश्किल है करना, बहुत कम रिजल्ट आता है, ऐसा नहीं। इस चीज़ से तो यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ने लगेगी। तो कोशिश करो अपना फ्रेंड सर्कल बहुत छोटा रखो और छोटा इतना रखो कि वो बहुत हेल्प करे आपको। ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जो आपको बार बार पुश करे। आपकी फैमिली तो पुश करेगी साथ में आगे पॉजिटिविटी की तरफ, लेकिन साथ ही साथ में जो आपने फ्रेंड सर्कल बना रखा है, अगर बना रखा है तो, नहीं बना रखा है तो बहुत अच्छी बात है, बना रखा है तो वो आपको यहाँ पे पॉजिटिविटी की तरफ पुश करना चाहिए। आगे आते हैं, मैं आप लोगों को बता दूं इस लेक्चर का जो पीडीएफ है आप लोग इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच जाओगे। अगर इस तरीके से टेलीग्राम चैनल नहीं मिलता है तो एक और बहुत सिंपल तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना अगेन दीपक यादव एजुकेशन, आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। 7000 प्लस फॉलोवर्स है, वहाँ पर जाके कनेक्ट कर आप लोग अपनी क्वेरीज को मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हो।
नाउ आते हैं आज के एक और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो ये जो न्यूज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सिंपल शब्दों में इसको समझा सकूं। तो गिफ्ट सिटी एंड बुलियन एक्सचेंज ये क्या है, आओ डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। इस आर्टिकल को पीआईबी ने कवर किया है, और पीआईबी क्या, सभी आर्टिकल ये बेसिकली सभी न्यूज़पेपर कवर कर चुके हैं, चाहे वो द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, सभी न्यूज़पेपर यहाँ पर इसको काफ़ी डिटेल से कवर कर चुके हैं। लेकिन पीआईबी के अंदर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का और साथ ही साथ में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्होंने पीआईबी से लिए हैं और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस से भी लिए हैं, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन पर भी आर्टिकल मेंशन किया गया है। इशू क्या है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे। रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी का जो हेडक्वार्टर है, इसकी बिल्डिंग की नींव रख दी गई है। कहाँ पर, गिफ्ट सिटी के अंदर। ये गिफ्ट सिटी क्या है, तो एक गिफ्ट सिटी आपको गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिलेगी। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ। तो ये गुजरात का मैप हुआ। यहाँ पर आपको गुजरात की कैपिटल देखने को मिल जाती है, गांधीनगर। अब गांधीनगर के पास में आपको गिफ्ट सिटी नजर आएगा। देखो यहाँ पे इस वाले मैप में देखना, इधर नीचे अहमदाबाद हो गया और ऊपर गांधीनगर हो गया। अब अहमदाबाद इधर हो गया और ऊपर गांधीनगर हो गया। गांधीनगर के पास में ही आपको यहाँ पर ये गिफ्ट सिटी देखने को मिल जाती है। अब ये जो गिफ्ट सिटी है, आप लोग सोच रहे होंगे इसकी कोई फुल फॉर्म भी होगी। हाँ बिल्कुल, एक फुल फॉर्म है। गिफ्ट का नाम है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। क्या है, आगे मैं आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा गिफ्ट सिटी क्या होती है। तो बेसिकली एक जगह है जहां पर इस पूरे के पूरे बॉडी को एक तरीके से लाया गया है, या फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है, इसकी बिल्डिंग का हेडक्वार्टर का जो उद्घाटन है, फाउंडेशन स्टोन है या फिर जो नींव है वो रखी गई है। अब देखो ये जो बिल्डिंग है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इस बिल्डिंग के साथ साथ एक और काम किया गया। हमारे पीएम ने इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। तो ये बात तो यहाँ पे थोड़ी सी दबी रह गई, लेकिन इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने लगी है कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आखिरकार क्या है। अब देखो ये जो एक्सचेंज है ना, ये भारत का पहला कुछ इस प्रकार से यहाँ पर एक्सचेंज आया है। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे आपको समझ में ये नहीं आ रही होगी कि बुलियन आखिरकार होता क्या है। अगर बुलियन समझ में आ जाए तो आधी दिक्कत तो यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। बुलियन का मतलब है फिजिकल गोल्ड, यानी कि आपके पास में फिजिकली जो गोल्ड अवेलेबल है या सिल्वर अवेलेबल है ना। फिजिकल गोल्ड की जो भी बार है, कॉइन है, जैसे भी फॉर्म में यहाँ पे आपके पास में गोल्ड अवेलेबल है या सिल्वर अवेलेबल है, तो बेसिकली वो बुलियन होता है। या फिर आप कह सकते हो बुलियन को हम लोग प्रीशियस मेटल के नाम से जानते हैं, वो बेसिकली बुलियन है। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे बोला ये जाता है कि ये जो गोल्ड है, सिल्वर है, इसकी अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, तो आप लोग देखोगे कि हमारे कंट्री में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें हम लोग काफ़ी सारा गोल्ड भी रखते हैं। तो वैल्यू बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है गोल्ड की। तो इसी का व्यापार किया जाएगा। किसका, इसी बुलियन का, जिसमें गोल्ड सिल्वर आएगा, इसका एक पर्टिकुलर जगह पर ट्रेड किया जाएगा। और कहाँ पर किया जाएगा, जगह का नाम मैंने आपको बताया, गिफ्ट सिटी के अंदर। तो गिफ्ट सिटी के अंदर ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी गई हैं, जिसका नाम है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जहाँ पे इस पूरे के पूरे प्रीशियस मेटल्स का व्यापार होने वाला है। और वो कैसे होगा व्यापार, आओ आगे हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो इसके बारे में जो चर्चा है ना, वो अगस्त 2020 में ही हो चुकी थी कि हाँ हम लोग इस प्रकार से एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को ही लॉन्च करेंगे गिफ्ट सिटी में। अब ये जो बुलियन तो समझ में आ गया आपको, ठीक है, कहाँ पे हो रहा है वो जगह का नाम समझ में आ गया। अब बात करते हैं ये बुलियन एक्सचेंज क्या है। बुलियन एक्सचेंज बेसिकली एक मार्केट देखने को मिलेगा, एक जगह वहाँ पे बना दी जाएगी, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर देखा है। एक मार्केट होगा, वहाँ पे क्या होगा, जो बायर्स और सेलर्स होंगे, यानी कि जो खरीदने वाले और बेचने वाले लोग होंगे, वो सब गोल्ड और सिल्वर का व्यापार करेंगे। यानी उस पर्टिकुलर मार्केट में सोने की खरीदी और बिक्री यहाँ पर की जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। और केवल इंडिया के अंदर कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया है, इससे पहले और भी बड़े बड़े बुलियन मार्केट देखने को मिलेंगे दुनिया भर में। जैसे लंदन बुलियन मार्केट आपको देखने को मिल जाता है, ये भी यहाँ पर एक प्राइमरी गोल्ड मार्केट के नाम से जाना जाता है। वैसे ही आप लोग को यहाँ पर इंडिया के अंदर भी एक सबसे पहला इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज देखने को मिलेगा। ये मार्केट यहाँ पे डेवलप किया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर, गांधीनगर गुजरात में। क्लियर हो गया। तो ये इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IIBX, ये बेसिकली पहली बार अनाउंस किया गया था हमारे बजट 2020 के अंदर। हर साल बजट आता है, 2020 के अंदर इसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका था। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होने वाला है, इस प्लेटफॉर्म पर क्या होगा ना IIBX पर, कि जो ज्वेलर्स हैं वो एनरोल कर पाएंगे। यानी जो ज्वेलर्स जो कि यहाँ पर सोने वगैरह का व्यापार कर रहे हैं,
तो ये लोग एनरोल कर पाएंगे ताकि वहाँ पे व्यापार किया जा सके सोने का, ठीक है ना, यहाँ पे जो गोल्ड सिल्वर है उसका व्यापार किया जा सके। इसी के लिए यहाँ पर ज्वेलर्स हैं वो यहाँ पर एनरोल कर पाएंगे। ज्वेलर्स भी यहाँ पर उनके लिए एक क्वालिफिकेशन रखा है कि कितना रेवेन्यू होगा, ये सब होगा, वो चीज़ यहाँ पे आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गया। अब होता क्या है, देखो मैं आप लोग को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एक खाली जगह नहीं मिल रही है, एक सेकंड रुक जाओ। मान लो यहाँ पर ये मार्केट बना दिया गया है, कहाँ पे, गुजरात के अंदर। तो ये जो पर्टिकुलर मार्केट है इसके अंदर किस किस चीज़ का व्यापार होगा, गोल्ड और सिल्वर का। यहाँ पे जो भी हमारे प्रीशियस मेटल होंगे जिसको हम लोग बुलियन बोलते हैं, उस चीज़ का यहाँ पर एक्सचेंज करने वाले हैं, ठीक है। अब होगा क्या, हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर सारे गोल्ड को, ठीक है ना, और यहाँ से यहाँ पे वो जो गोल्ड है फिर इसको लाने के बाद में यहाँ पे खरीदा बेचा भी जा सकता है। अगर इस मार्केट के अंदर खरीद बेच रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लोग देख पाओगे जनरली ऐसे में कोई टैक्स वगैरह भी नहीं लगता है, ठीक है ना। तो आप लोग बहुत आराम से गोल्ड के बार वगैरह जो भी यहाँ पर है इसको परचेज करने के लिए पहले काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस आपको देखने को मिलते थे, बट करेंट टाइम पे आराम से यहाँ पर व्यापार किया जा सकता है इस पर्टिकुलर मार्केट के थ्रू। यहाँ से खरीदने के बाद में एक तरीके से पूरे हम अपने कंट्री के अंदर, स्टेट्स के अंदर भी यहाँ पर सप्लाई वगैरह हो सकती है। तो ये बेसिकली आपको बुलियन एक्सचेंज मार्केट देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो हम लोग पहली बात तो गोल्ड की क्वालिटी को इंश्योर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। जैसे कि पहला यहाँ पे जो हमारा IIBX है ना, ये थोड़ा सा ध्यान देगा कि जो भी हमारे पास गोल्ड आ रहा है वो एक अच्छी क्वालिटी का गोल्ड हो, प्लस ऐसा ना हो कि हम लोग जो गोल्ड खरीद रहे हैं, चलो वो गोल्ड अच्छा भी है लेकिन उसके बदले में कोई मतलब गलत काम हो रहा है वर्ल्ड में। अब आप कहोगे इसका मतलब क्या है, देखो होता क्या है, कई बार ना गोल्ड गलत तरीके से निकाला जाता है। अब माइनिंग की जाती है, खनन किया जाता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं अफ्रीका का, तो अफ्रीका के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारा खनन करके गोल्ड निकाला जाता है, तो वहाँ पे चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगा, काफ़ी सारे बच्चों को उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व कर लिया जाता है। तो वो बेसिकली यहाँ पे जो गोल्ड निकल कर आ रहा है वो गलत तरीके से निकल कर आ रहा है कंट्री के अंदर, तो उस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि ये गलत तरीके से गोल्ड ना आए, प्लस गोल्ड के माध्यम से कोई स्मगलिंग ना हो, टेररिज्म ना हो। तो उन सब चीज़ों को भी इंश्योर करने का काम करेगा IIBX, तो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाला है। प्लस मैंने आपको बताया ये जो पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म रहने वाला है, यहाँ पर क्वालिफाइड जो ज्वेलर्स होंगे इंडिया के अंदर वो व्यापार कर पाएंगे। यानी कि कुछ ज्वेलर्स जो सुनार होंगे क्वालिफाइड, इनके लिए कोई क्राइटेरिया रखा गया, उस क्राइटेरिया को ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया। तो कुछ ज्वेलर्स हैं जो इंडिया के अंदर वो डायरेक्टली इंपोर्ट कर पाएंगे गोल्ड को इस IIBX प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टली यहाँ पर इंपोर्टिंग हो जाएगी। पहले इसमें काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस, रोक टोक रहा करती थी, बट अब आप देख पाओगे डायरेक्टली हम लोग, खासकर जो क्वालिफाइड ज्वेलर्स हैं वो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर पाएंगे। अब चलो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि सर बता दो क्वालिफाइड ज्वेलर्स कौन से होंगे। तो क्वालिफाइड ज्वेलर्स के अंदर आप कह सकते हो कि अगर किसी को क्वालिफाइड ज्वेलर बनना है तो उसका जो मिनिमम नेटवर्थ होना चाहिए ना, वो 25 करोड़ के आसपास का होना चाहिए। साथ ही साथ में जो एनुअल टर्नओवर होगा उसका पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, पिछले 3 साल का जो उसका एनुअल टर्नओवर होना चाहिए वो 90% के आसपास का होना चाहिए। उसने व्यापार किया हो किस चीज़ के अंदर, प्रीशियस मेटल्स के अंदर, यानी कि वही सोने चांदी के अंदर व्यापार किया हो, बाकी कोई दूसरा व्यापार ना हो, मेजरली सोने चांदी का ही उसका व्यापार हो, गोल्ड का व्यापार हो, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हो उसका जो नेटवर्थ है जैसे मैंने आपको बताया 25 करोड़ के आसपास का हो। तो बेसिकली वहाँ पे वो क्वालिफाइड ज्वेलर्स होंगे और वो बाहर से गोल्ड को इंपोर्ट करवा पाएंगे। और इंपोर्ट करने के लिए जो IIBX प्लेटफॉर्म है उसका यहाँ पे बहुत आराम से यूज़ किया जा सकता है। इससे यहाँ पर भारत को काफ़ी सारी पावर मिलने वाली है। भारत को यहाँ पर एक पावर मिलेगी कि हम लोग भी यहाँ पे दुनिया में ग्लोबल मार्केट के अंदर स्टैंड कर सके, खासकर गोल्ड मार्केट के अंदर, जो बुलियन मार्केट है, जो प्रीशियस मेटल का मार्केट है, वहाँ पे स्टैंड कर सकते हैं। और हम लोग प्राइस सेटलर बने, ये भी हमारा एक फोकस रहने वाला है। एक तो देखो क्वालिटी को मेंटेन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि हम लोगों का फोकस ये होगा कि हम लोग यहाँ पे दुनिया भर में एक ऐसा वेल डेवलप्ड मार्केट बन जाए, खासकर प्रीशियस मेटल को लेकर, कि दुनिया भर के जो प्राइसेस होंगे प्रीशियस मेटल्स के उसको हम लोग इन्फ्लुएंस कर सके। भारत के पास इतनी पावर आ जाए ताकि हम लोग एक बहुत अच्छा गोल्ड मार्केट को कैप्चर कर पाएँ, खासकर प्रीशियस मेटल्स के मार्केट को कैप्चर कर पाएँ। मेजरली गोल्ड की बात यहाँ पर की जाती है, तो बार बार गोल्ड के बारे में डिस्कशन किया गया है। क्लियर हो गया। तो ये IIBX क्या है प्लेटफॉर्म, आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। यह है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। ये बेसिकली यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया है गिफ्ट सिटी के अंदर। और गिफ्ट सिटी क्या है वो मैंने आपको बताया, बुलियन क्या है ये हमने डिस्कस किया, और ये हम लोगों ने ज्वेलर्स के बारे में बात कर लिया, क्या क्राइटेरिया है वो डिस्कस कर लिया, बुलियन एक्सचेंज के बारे में जान लिया। अब देखो गिफ्ट सिटी क्या है, इसको थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। गुजरात इंटरनेशनल फिनेंस टेक सिटी हम लोग इसको बोलते हैं। ये कहाँ पे लोकेटेड है, गुजरात के गांधीनगर में स्थित देखने को मिलेगी।
इसके अंदर यहाँ पे आप देख पाओगे फाइनेंशियल, पूरा जो गिफ्ट सिटी है ना, ये फाइनेंशियल सर्विसेज यहाँ पर की जाती हैं। अब फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब है ये पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सर्विस हब देखने को मिलता है। इंडिया का एक सबसे बड़ा हब आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। अब फाइनेंशियल सर्विस के अंदर बहुत सारी सर्विसेज आती हैं, ऐसा नहीं है फाइनेंशियल सर्विस एक छोटा सा टर्म है, बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है इस पूरे के पूरे शहर के अंदर, यहाँ पे स्कूल है, मेडिकल फैसिलिटीज़, प्रपोज्ड हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। एक वेल डेवलप्ड बिजनेस एरिया, फाइनेंशियल सर्विसेज वाला एरिया आपको वो देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। अब इन सारी चीज़ों को यहाँ पर रेगुलेट करने का काम किया जा रहा है IFSCA के थ्रू। ये क्या है? यह है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। इसको बनाया गया था अप्रैल 2020 के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019 के अंडर में। इसका हेडक्वार्टर आपको गिफ्ट सिटी के अंदर गांधीनगर में देखने को मिल जाता है। ठीक है ना। तो ये कुछ फैक्चुअल सा डेटा था जो कि आपसे प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। तो अब गोल्ड का व्यापार जो है कंट्री के अंदर बहुत आराम से हो पाएगा, खासकर जो ज्वेलर्स हैं, जो हमारे सुनार होते हैं, वो आराम से गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे, गोल्ड का व्यापार आराम से हमारे कंट्री के अंदर कर पाएंगे। सिंपल सी बात हो गई। नेक्स्ट आर्टिकल पर चलते हैं ना। अगले इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आने से पहले यार वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना, और इस तरीके से आप लोग यहाँ पे सपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे बात की गई है लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस के बारे में। अब ये जो जानवर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका है एग्जामिनेशन के लिए। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आओ डिस्कस करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस जो है पहली बार रामेश्वरम के अंदर देखा गया, और इसी वजह से ये खासकर काफ़ी चर्चा में बन चुका है। ये आपको इस प्रकार से ये बर्ड देखने को मिल जाती है, इसकी पिक्चर देख लेना। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर हमारे पास टॉपिक्स आते हैं कंजर्वेशन का, और प्लस GS पेपर 2 के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशंस का आता है। तो मैं अगर आप लोगों से कहूँ तो GS पेपर 3 एनवायरमेंट से पर्टिकुलरली इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। इशू क्या है, न्यूज़ क्या निकल कर आती है? न्यूज़ यह है कि लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस ये बेसिकली एक नेटिव स्पीशी है एंटार्क्टिक सी की। तो एंटार्क्टिक के अंदर ये पाई जाती है, लेकिन हुआ क्या, ये पहली बार भारत में तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली है। पहली बार देखने को मिली, इसी वजह से एक बहुत बड़ी खबर बन चुकी है। सारे न्यूज़पेपर ऑलरेडी इस आर्टिकल को कवर कर चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे ना कि जो लोकेशन है जहाँ पे पाई गई है, वो लोकेशन बेसिकली पाक बे का एक छोटा सा हिस्सा देखने को मिलेगा। अगर मैं आपको लोकेशन एग्जैक्टली मैप के थ्रू दिखाऊं तो आपको ये इंडिया का मैप देखने को मिलेगा। ये निचला स्तर है, ये आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाता है, इधर श्रीलंका है, तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में पाक स्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये पाक बे वाला रीजन है, ऊपर इसके रामेश्वरम देखने को मिल जाता है। तो इसी पर्टिकुलर जगह पर ये जो लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस ये जो बर्ड है ये देखने को मिली है, और पहली बार देखने को मिली है, इसी वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, वैसे ये नेटिव स्पीशी है कहाँ की? एंटार्क्टिक की। तो एंटार्क्टिक कहाँ पर है? तो आप लोग देखोगे जब आप लोग यहाँ पे ग्लोब को बनाओगे, अर्थ के स्ट्रक्चर को बनाओगे, तो ऊपर नदन हिस्सा हो गया और नीचे सदर्न हिस्सा हो गया। जो हमारा साउथ पोल है ना, यहीं पर आपको एंटार्क्टिक देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी ठंड है और ऊपर नॉर्थ पोल पर भी काफ़ी ठंड देखने को मिल जाती है। दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो एंटार्क्टिक वाला रीजन है ना कि आर्कटिक वाला, दोनों में डिफरेंस है। क्लियर हो गया। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए वो पूछा जा सकता है। अब क्वेश्चन यह है कि सर ये इतनी दूर से इंडिया तक ये कैसे ट्रैवल करी है बर्ड? तो इसके पीछे का रीज़न बताया ये जा रहा है कि जो वर्ड है ना, इसके अंदर एक खास बात ये देखने को मिलती है कि विंड की स्पीड जहाँ पे चल रही है, जहाँ पे हवा चल रही है, उस साइड पर यहाँ पर ये बर्ड उड़ती हुई चली जाएगी, और बहुत लंबा सफ़र तय कर सकती है ये उड़ते उड़ते। और ऐसे एग्जैक्टली हुआ है। एंटार्क्टिक से हवा चली है किधर की साइड पे? इंडिया की साइड पर। और इस हवा का सपोर्ट लेकर, इससे क्या होगा, जब हवा का एक सपोर्ट मिलेगा तो बर्ड को ज़्यादा एनर्जी भी लगानी नहीं पड़ेगी। तो एक मेजर रीज़न बताया जा रहा है जिसकी वजह से एक लंबा रास्ता यहाँ पर इस बर्ड ने तय किया है। अब इस बर्ड के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो कि प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस का साइंटिफिक नेम क्या है? देखो साइंटिफिक नेम को लेकर कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन बोला जाता है कि आप लोग यहाँ पर इसको पढ़ लिया करो, एक बार ध्यान रखा करो। तो यहाँ पर मतलब लास्ट टाइम पर रिवाइज कर जाओ, जितने भी एनिमल्स जहाँ पर भी आपने पूरा का पूरा एनिमल्स को लेकर नोट्स बना रखे हैं, सबके साइंटिफिक नेम लिखे होंगे, एक बार रिवाइज कर जाना लास्ट टाइम पर, वो आपको हेल्पफुल रहेगा। अगर कुछ आता है तो डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। तो लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस का साइंटिफिक नेम है फोबिथ्रिया पाल्पेब्रेट। अब इसको हम लोग ग्रे मेंटल्ड एल्बाट्रॉस के नाम से भी जानते हैं और लाइट मेंटल्ड सूटे एल्बाट्रॉस के नाम से भी जानते हैं। अब जो ये बर्ड है ना, ये ज़्यादातर अपना जो जीवन है वो उड़ते उड़ते बिता देती है, समुद्र के ऊपर यहाँ पर ये उड़ती है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसका नज़ारा देखने को मिलता है।
अपीयरेंस की बात करें तो यहाँ पे ऐश कलर का यहाँ पे इसका डार्क एरियाज देखने को मिलता है, यानी कि जैसे राख होती है ना, तो उस प्रकार का यहाँ पर आपको एक कलर देखने को मिल जाएगा इसके सर के पास में। जैसा आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा हेड के पास में, इधर पीछे ब्लैक कलर है और पंख भी थोड़े से डार्कर देखने को मिल जाते हैं। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में ये सबसे खास बात है कि इसके आँख के ऊपर ये वाइट कलर की एक स्ट्रिप देखने को मिलती है, वो भी यहाँ पर मेंशन की गई है आँख के ऊपर। अब दुनिया भर में जो पॉपुलेशन है इस एल्बाट्रॉस की वो लगभग 21,600 के आसपास ये ब्रीडिंग पेयर्स देखने को मिलते हैं। ये बेसिकली एक एस्टिमेशन है 1998 के अकॉर्डिंग, हो सकता है यहाँ पर काफ़ी हद तक जनसंख्या कम हो गई हो। देन उसके बाद ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको यहाँ पे ध्यान रखना है। लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस का जो प्रोटेक्शन स्टेटस है, बेसिकली इसको IUCN रेड लिस्ट के अंदर नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर कवर किया गया है। नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर कवर करने का मतलब है कि इसकी जान को देखो काफ़ी हद तक खतरा है, इसको ऑब्वियस ही बात है एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, यानी कि मतलब ये खतरे में और ज़्यादा पहुंचने वाली है और इसकी कुछ जनसंख्या खत्म होंगी तो बिल्कुल ये मतलब पूरी तरह से अगर यहाँ पे जनसंख्या इसकी खत्म हो जाती है तो एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर पहुंच जाएगी, दैट इज़ ये प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। फिर यहाँ पर इसके बारे में आप कहीं पर भी इसको नहीं देख सकते हो। तो ये बेसिकली IUCN के अंदर इसका स्टेटस है जो कि पूछ लिया जाता है। क्लियर हुआ। तो छोटा सा आर्टिकल था एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर आते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कॉलेरा को लेकर। कॉलेरा रिसेंटली काफ़ी चर्चा में आया और डिस्कशन करते हैं, तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पाओगे GS पेपर 3 के अंदर, सॉरी GS पेपर 3 नहीं, ये GS पेपर में गलत कलर मतलब इसको चेंज करना भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, यहाँ पर मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सही बता दिया करूँगा। तो GS पेपर 2 के अंदर आपका हेल्थ का टॉपिक देखने को मिलता है। इशू क्या है आओ समझते हैं। तो कुछ रिसर्चर्स है जिन्होंने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है कॉलेरा के बारे में, कॉलेरा के ऊपर स्टडी करी गई। अब इस कॉलेरा को लेकर जो स्टडी की गई है काफ़ी सारी बातें बताई हैं कि एक टाइम पर काफ़ी तेज़ी से इसके बहुत सारे केसेस निकल कर आते थे, एक टाइम पर केसेस कम हो गए, उसके पीछे का क्या कारण है वो सारी बातें यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखो यहाँ पे बोला गया कॉलेरा बैक्टीरिया के लगभग यहाँ पर आपको 200 अलग अलग ग्रुप्स देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 ही ग्रुप हैं जो काफ़ी खतरनाक हैं। जैसे एक है O1 और दूसरा है O139, ठीक है ना। O1 और O139 दो ये जो ग्रुप हैं ये काफ़ी खतरनाक हैं और बताया ये जाता है कि कॉलेरा एक टाइम पर इतनी तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी कि लोग डरते थे इससे, बहुत सारी मौतें हुई हैं कॉलेरा की वजह से। तो ये जो 2 ग्रुप थे ना यही सबसे ज़्यादा खतरनाक थे और इन्हीं की वजह से बड़े बड़े एपिडेमिक्स और पेंडेमिक्स आए हैं। अब एपिडेमिक और पेंडेमिक में क्या डिफरेंस होता है? पेंडेमिक तो देखो सभी लोगों को पता चल चुका है आज के टाइम पर कोविड की वजह से, यानी कि पूरे देश में यहाँ पर एक महामारी आ जाना। एपिडेमिक एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर पूरी तरह से बीमारी फैल जाना। तो कॉलेरा जो फैला था ना, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों की जान गई है, इसके अंदर हमने देखा है कि O1 और O139 ये तो वो 2 पर्टिकुलर ग्रुप हैं कॉलेरा के जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई और बड़े बड़े महामारी आई, पेंडेमिक और एपिडेमिक दोनों चीज़ें देखने को मिली हैं। क्लियर हो गया। अब रीसेंट टाइम पे हमने देखा कि कॉलेरा के केसेस कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर जो O139 की एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो कम हुई है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। कौन से ग्रुप मैंने बताए थे आपको? O1 और O139। एक सेकंड में लिख देता हूँ। एक ग्रुप हो गया O1 और दूसरा हो गया O139। वैसे तो 200 के आसपास ग्रुप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये 2 ग्रुप सबसे ज़्यादा डेंजरस देखने को मिलते हैं कॉलेरा के। अब इन दोनों में से भी एक सबसे ज़्यादा खतरनाक है, वो है O139। अच्छा, एक टाइम पे ये बहुत तेज़ी से फैला था, इसने लाखों लोगों की जान ली, लेकिन करेंट टाइम पर क्या हो रहा है कि ये जो ग्रुप है या फिर आप कह सकते हो कॉलेरा के केसेस जो इस पर्टिकुलर ग्रुप से फैल रहे थे वो लगातार कम हो रहे हैं। अब कम होने के पीछे का कारण क्या है इसको समझते हैं। देखो, कम होने के पीछे का यहाँ पर एक मेजर कारण है कि इसके पास ना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की कैपेसिटी हुआ करती थी, वो कैपेसिटी आज के टाइम पर रिड्यूस होती हुई नज़र आ रही है। अब एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, सर ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है? इसका मतलब है कि भाई एक पर्टिकुलर बीमारी मान लो किसी इंसान को पकड़ ली है, अब वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है, किसी बैक्टीरिया से वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो चुका है। अब उस बैक्टीरिया को ठीक करने के लिए वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले रहा है, ठीक है ना, होता ना ये बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हम लोग लेते रहते हैं। अब वो बहुत सारे एंटीबायोटिक्स ले रहा है लगातार, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा, वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। दैट इज़ यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर इस चीज़ को समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है इसके अंदर यही वाली जो कैपेसिटी वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी,
यानी कि कितनी दवाइयाँ खा लो ये ठीक नहीं हो पाता था। लेकिन करंट टाइम पे जो कॉलरा के केसेस लगातार कम होने स्टार्ट हुए हैं, उसके पीछे का रीज़न है कि जो इसकी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी थी ये कमज़ोर होती हुई नजर आई है, ये रिड्यूस होती हुई नजर आई है। अब दवाई से यहाँ पे कॉलरा ठीक हो जाता है। सिंपल बात हो गई। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक से भी रिलेट कर पाओगे। फिर मेंशन किया गया कॉलरा के बारे में। कॉलरा बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया से होने वाली। कौन सा बैक्टीरिया है? तो इसके पीछे का नाम है विब्रियो कॉलराई। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। अब डिटेल से डिस्कस करते हैं कॉलरा के बारे में। ये तो आपने न्यूज़ समझ लिया, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड पोर्शन समझते हैं जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा। कॉलरा एक जानलेवा इन्फेक्शियस डिजीज़ है, पब्लिक हेल्थ हजार्ड है। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो ये बीमारी कौन से बैक्टीरिया से होती है, मैंने आपको बता दिया विब्रियो कॉलरा की वजह से यहाँ पर ये बीमारी होती है, ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि कॉलरा में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स क्या हैं। सबसे पहला यहाँ पर डायरिया हो जाना, वॉमिटिंग होना, लेग क्रैम्प्स होना, ये यहाँ पर सिम्टम्स है, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन होना, बॉडी के अंदर लो ब्लड प्रेशर हो जाना, हार्ट रेट जो है वो बहुत तेज़ी से यहाँ पर हार्ट बीट करना, ठीक है ना, मसल्स के अंदर क्रैम्प्स आ जाना, पेन होना। तो बेसिकली ये सारे कुछ कॉमन सिम्टम्स नज़र आते हैं कॉलरा के। क्लियर हो गया। अब कॉलरा ट्रांसमिट हो सकता है क्या? एक पर्टिकुलर पर्सन से दूसरे पर्टिकुलर पर्सन में फैल सकता है क्या? तो हाँ, यहाँ पे ट्रांसमिशन के चांसेस भी देखने को मिलते हैं। एक व्यक्ति को यहाँ पे कॉलरा हो सकता है अगर वो किसी दूषित पानी को या दूषित खाने को खा लेता है जिसके अंदर कॉलरा बैक्टीरियम देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कुछ पानी है जिसके अंदर यहाँ पे ये कॉलरा वाला बैक्टीरिया है, और अगर वो उस पानी को कंज्यूम करता है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर वो व्यक्ति भी कॉलरा से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है। तो ये जो डिजीज़ है ये काफ़ी तेज़ी से फैलती है, ऐसा हमें बताया गया। जहाँ पे खासकर सबसे ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे और तेज़ी से कॉलरा फैलता हुआ नज़र आता है। क्लियर हो गया। तो बाकी यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं। सिम्टम्स क्या हैं ऑलरेडी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो वो सारी बातें बताई हैं। बाकी बताया कि अपने आसपास आप लोग साफ़ सफाई रखो, अपने हाथ रेगुलर बेसिस पर धो, खाना खाने से पहले टॉयलेट्स को क्लीन करो, ठीक है ना। और कोशिश करो कि गंदा पानी ना पियो, एक अच्छा पानी पियो, क्योंकि पानी के थ्रू भी काफ़ी सारा जो एक तरीके से कॉन्टेमिनेटेड जो वाटर है ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। साल भर में बहुत सारे इन्फेक्शन निकलते हैं, साल भर में लाखों डेथ होती हैं कॉलरा की वजह से। 30 से 40 लाख, यहाँ पे 50 लाख के आसपास एनुअल इन्फेक्शन निकलते हैं। तो ये एक बहुत मतलब बड़ा इशू है कॉलरा, इसको टैकल करने की आवश्यकता है। क्वेश्चन ये है कि इसको टैकल करने के लिए कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है क्या हमारे पास? तो करेंट टाइम पे अगर हम लोग बात करें तो 3 WHO प्री क्वालिफाइड ओरल कॉलरा वैक्सीन देखने को मिल जाती हैं। 3 वैक्सीन है हमारे पास में जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खुद क्वालिफाई कर रखा है। WHO प्री क्वालिफाइड वैक्सीन है बेसिकली। तो यहाँ पे जो 3 वैक्सीन है कौन कौन सी हैं? एक है डुकोरल, फिर उसके बाद में यहाँ पर सेंकॉल, देन एवेकोल प्लस। ये आपको 3 वैक्सीन देखने को मिलती हैं। इन तीनों वैक्सीन के अंदर 2-2 डोजेस की रिक्वायरमेंट होती है अगर यहाँ पे कॉलरा से पूरी तरह से बचना है तो। क्लियर हो गया। लेकिन बाद में कुछ एक्सपर्ट्स जो है ना वो कुछ रिकमेंडेशन देते हैं कि अगर आप लोग ये काम कर लोगे तो कॉलरा से वैसे ही बच जाओगे। जैसे कि लगातार आप लोग यहाँ पे निगरानी रखो और लगातार यहाँ पर देखो कि भाई जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो तो डेवलप नहीं हो रहा है, दवाई खाने पर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं। प्लस यहाँ पर जो वैक्सीन्स और ट्रीटमेंट्स हैं वो रेगुलर बेसिस पर आप लोग यहाँ पर लेते रहो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने रखता है। और जितनी जल्दी आप लोग पता लगा सकते हो उसके बारे में, जितना इनिशियल ट्रीटमेंट ले सकते हो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज़ यहाँ पर थोड़ा सा ये पुराना हो जाएगा, कुछ दिन हो जाएंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करनी स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया। नाउ आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगला भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। यहाँ पे चर्चा की गई है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट है, GS पेपर 2 के अंदर हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स का टॉपिक आता है। तो गवर्नमेंट स्कीम से आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे और हर साल यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगेन PIB ने यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की वेबसाइट पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मेंशन किया है। इसको आप लोग GS पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर कंजर्वेशन, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन के टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन यह है कि खबर क्या है, हमारे पास में न्यूज़ क्या है। इशू यहाँ पर यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च किया है, कोस्टल क्लीन अप कैंपेन। अब कोस्टल यानी कि जो आपका तट वाला एरिया, जो बीच वगैरह है खासकर, उनको साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर एक कैंपेन को लॉन्च किया गया। नाम है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन, जहाँ पे हमारा फोकस है कि हम लोग लगभग 75 बीचेस को साफ करने वाले हैं पूरे देश भर में 75 दिनों में। तो पूरे देश भर में 75 दिनों में 75 बीचेस को साफ किया जाएगा। ये हमारा बेसिकली एक फोकस होने वाला है इस पर्टिकुलर कैंपेन के थ्रू। क्लियर हो गया। देन स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो है ना, ये यहाँ पर आप कह सकते हो कुछ ऐसा पहला ही एक ऐसा कैंपेन चलाया गया है जो कि हमारे कोस्टल एरियाज़ को साफ करने में मदद करेगा। और
दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर कैंपेन के अंदर पार्टिसिपेट किए हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये जो कैंपेन है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इसको एक सपोर्ट मिलेगा लगभग यहाँ पे इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के थ्रू भी। आपको पता होना चाहिए कि हर साल 17 सितंबर को 17 सितंबर को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे को भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये दिन भी यहाँ पर अवेयरनेस फैलाता है, जागरूकता फैलाता है, हमें बताता है कि भैया जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनको साफ सफाई करने की उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ ये जो दिन है इसका एम है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई पब्लिक अवेयरनेस फैलानी है, जागरूकता फैलानी है और बताना है कि ओशन के पास, समुद्र के पास कोई भी गंदगी ना फैलाओ, ठीक है ना। इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कोस्ट लाइन्स के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, हमारे बीचेस के ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। फिर उसके बाद में दुनिया भर में हम लोग इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे को सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं? सितंबर के 3rd सैटरडे पर। ये मैंने आपको तारीख बता दिया कि इस साल हम लोग 17 सितंबर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। वैसे यहाँ पर सितंबर के मैंने आपको बताया 3rd सैटरडे पे यहाँ पे हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर यही है कि हम लोग चाहते ये हैं कि जो प्लास्टिक्स वगैरह है उसको पूरी तरह से इन बीचेस से कम किया जाए, क्योंकि जो प्लास्टिक्स है ना, माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, ये सब हमारे मैरीन लाइफ को, हमारे समुद्र के जो अंदर जीव रह रहे हैं उनको बहुत बुरी तरह से डैमेज कर सकता है। हमारी पूरा का पूरा ये जो मैरीन एनवायरनमेंट है वो डैमेज कर सकता है, जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया भी है। तो इसी की वजह से हमारा फोकस है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कूड़ा है उसको कम कर सकें। टारगेट क्या है? 200 टन्स ऑफ गार्बेज हमें रिमूव करना है 20 दिनों के अंदर। बहुत सारा सिंगल यूज़ प्लास्टिक यहाँ पे पड़ा हुआ है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वो होता है जिसको एक बार यूज़ करके फेंक दिया जाता है, तो वो बहुत सारा प्लास्टिक है जिसको हमें रिमूव करना है, ठीक है ना। तो वो बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। आगे आते हैं। अब इस पर्टिकुलर कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है इसको समझते हैं। देखो, इसके ऑब्जेक्टिव के अंदर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव यह है कि हम लोगों को हमारा पूरा का पूरा देश का जो पूरा का पूरा कोस्ट लाइन है वो साफ़ करना है, प्लस जो आज के टाइम पर प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको कम करना है। देन यहाँ पे जो कूड़ा करकट है ना उसको हमें सेपरेट करना है। देखो यहाँ पे काफ़ी सारा कूड़ा होता है और वो कूड़ा एक वेट कूड़ा है, गीला है, एक सूखा है, तो उसको सेपरेट किया जाए। इसके लिए हम लोग लोगों को एंकरेज करेंगे, ये भी यहाँ पे बोला गया है, ताकि जो प्रॉब्लम है उस कूड़े को रिसाइकिल करने में वो काफ़ी कम हो जाए, ठीक है ना। देखो होता क्या है, सारा कूड़ा जब एक साथ मिक्स हो जाता है ना तो उसको रिसाइकिल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर हम लोग सेपरेट करके कूड़े को फेंकेंगे तो सेपरेट ही जब हो जाएगा तो उसको रिसाइकिल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो ये भी यहाँ पर आपको इसका एक ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, किसका? स्वच्छ सागर, सुरक्षित सागर का। आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे जो समुद्र है हमारे, अगर वो समुद्र साफ़ रहेंगे तो उसका इंपॉर्टेंस क्या होगा? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा, क्योंकि ओशन ना एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है हम सभी लोगों के लिए। खासकर यहाँ पे आप कह सकते हो दुनिया के जो बहुत गरीब देश हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बहुत सारे लोग ओशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। क्यों? यहाँ से फ़िशिंग करते हैं, बहुत सारे लोग फ़िश खाते भी हैं, जिससे एक प्रोटीन का सोर्स मिलता है। तो काफ़ी सारे लोगों की हंगर दूर हो रही है, काफ़ी सारे लोग यहाँ से पैसा कमा रहे हैं जो भी फ़िश पकड़ रहा है। तो मतलब यहाँ पे हमारे ओशन के ऊपर लगभग 540 मिलियन पीपल जो हैं उनकी लाइवलीहुड डिपेंडेंट है। मतलब 540 मिलियन लोग इस समुद्र से कमा के खा रहे हैं, तो उनकी मतलब रोज़ाना रोटी चल रही है, जो कि हमारे पूरे दुनिया भर की 8% पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अपने आप एक बहुत ह्यूज नंबर है। इसी वजह से ओशन का, एक साफ़ ओशन का, एक साफ़ समुद्र का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस बन जाता है। साथ ही साथ हमें ध्यान भी रखना है कि देखो ओवर फिशिंग वगैरह ना हो। होता क्या है कि एक लिमिट से ज़्यादा यहाँ पे मछली मार ली जाती है, तो इससे भी काफ़ी हद तक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। जो बायोडाइवर्सिटी है वो ख़त्म होने लगती है हमारे समुद्र के अंदर। बहुत सारे प्लांट्स डैमेज हो रहे हैं, बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से प्लांट्स वगैरह डैमेज हो रहा है। तो इसकी वजह से गर्मी वगैरह भी काफ़ी आने लगते हैं, क्योंकि लोग जो है, मैंने जैसा बताया, इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब लोग यहाँ पे डिपेंडेंट है, जब लोग यहाँ से कुछ नहीं ले पाएंगे, कुछ उनको मछलियाँ वगैरह नहीं मिल पाएंगी एक टाइम बाद, तो इससे यहाँ पर वो फिर पॉवर्टी वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो इसी वजह से इस कैंपेन का हमारा फोकस है कि जो समुद्र गंदे पड़े हैं ना उसको यहाँ पे, तो पहले तो ऐसे दिख रहा है, हमें यहाँ पर ऐसा बना देना है, ये हमारा एक टारगेट है। बाकी और क्या क्या यहाँ पर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भारत सरकार के थ्रू उठाए गए हैं। उन इनिशिएटिव के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन किया गया, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिसी लेकर आई गई, यानी कि जो भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा ये उसी की जिम्मेदारी है, वो एनवायरमेंट से प्लास्टिक को ख़त्म करे। देन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 देखने को मिलेगा, वर्ल्ड ओशन डे देखने को मिलेगा, ग्लो लिटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। ये कुछ इनिशिएटिव्स है जो कि यहाँ पे पोल्यूशन को टैकल करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स थे। उसके बाद यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, ये वाला एक और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये बात करता है कोर सेक्टर आउटपुट के बारे में। इस पर्टिकुलर इशू को आप लोग जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से रिलेट कर पाओगे। इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है। तो क्या हुआ, रिसेंटली जो कोर सेक्टर आउटपुट है वो जून के मंथ में 12.7% से राइज हुआ है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो कोर सेक्टर आपको पता होगा, हमारे कंट्री के अंदर आपको टोटल 8 कोर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और वो 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे वो 8 कोर सेक्टर्स ये नज़र आएंगे। कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी, ये आपको 8 कोर सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बताया गया कि आपकी जून के मंथ में थोड़ा सा कोर सेक्टर हमारा ग्रो हुआ है, लेकिन इसमें सीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी जो सेक्टर है इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है। लेकिन जो हमारा क्रूड ऑयल सेक्टर है ना, कच्चा तेल, वो यहाँ पे सेक्टर काफ़ी हद तक डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि आपको पता होगा ऑलरेडी कच्चे तेल को लेकर काफ़ी सारा इशू चला है। तो यहाँ पे सिलेबस के अंदर इस पर्टिकुलर टॉपिक से आप लोग इस आर्टिकल को रिलेट कर पाओगे। इशू क्या है, मैंने आपको बताया, भारत के जो 8 कोर सेक्टर्स हैं इनका जो ग्रोथ है जून 2022 के अंदर वो 12.7% के आसपास यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन क्रूड ऑयल को छोड़कर, कच्चे तेल का सेक्टर छोड़कर, क्योंकि कच्चे तेल में ऑलरेडी काफ़ी सारे हमने विवाद देखे हैं, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे कच्चे तेल का जो दाम है वो और ज़्यादा बढ़ता रहा, वो इश्यूज़ अलग चलते रहे, तो इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया पर भी देखने को मिलेगा। कोर सेक्टर्स क्या होता है, मैंने आपको बता दिया 8 कोर सेक्टर्स हैं। और जो हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन आता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ध्यान रखना आईआईपी के, हम लोग इसको आईआईपी के नाम से जानते हैं। तो 40.27% यहाँ पर जो आइटम्स हैं वो यहाँ पर इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड करे जाते हैं। यानी जो 8 कोर सेक्टर्स हैं इसका एक बहुत बड़ा रोल होता है इस इंडेक्स के अंदर, जहाँ पे ये बताता है कि हमारे पूरे देश भर में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कितना हुआ है। 8 कोर सेक्टर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे बड़ा सेक्टर आपको रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का देखने को मिलेगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, देन क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, देन फर्टिलाइजर। ये आपको यहाँ पे बड़े बड़े सेक्टर्स कैसे सबसे बड़ा जैसे रिफाइनरी वगैरह का देखने को मिल जाता है। क्लियर हो गया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ये जो आईआईपी है, दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये है क्या? आईआईपी एक इंडिकेटर है। इंडिकेटर मतलब हम लोग को कुछ बताता है। क्या बताता है कि हमारे देश में इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कितना हुआ है, यानी कि इंडस्ट्री से जो भी चीज़ें बन रही हैं उसका प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है ना, कम हुआ है या बड़ा है। ये सारी चीज़ें के अंदर जो भी चेंजेस आते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री प्रोडक्ट्स के, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आपकी बार कम हुआ या बड़ा है, तो इन सारे चेंजेस को मेजर करने का काम करता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है ना। अब इस इंडेक्स को कौन लेकर आता है, तो इस इंडेक्स को कंपाइल और पब्लिश किया जाता है मंथली बेसिस पर। किसके थ्रू? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। सिंपल बात हो गई, ये हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर लिया है। एक बात और ध्यान रखना है, ये जो हमारा आईआईपी है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये बेसिकली इसका जो बेस ईयर है वो 2011-12 का देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंस क्या होगा इसका? देखो आईआईपी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर हमारी जो सरकारी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मान लो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को लेकर कुछ डेटा आ चुका है कि हाँ प्रोडक्शन के अंदर किस प्रकार से चेंजेस देखने को मिला है, उसको लेकर हमारे पास कोई डेटा आया। अब वो जो डेटा है ना, वो हमारी सरकार जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, आरबीआई, वो सब वो डेटा यूज़ कर सकते हैं नई नई नीतियाँ बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए कुछ नई पॉलिसीज़ बनाने के लिए यहाँ पर वो सारे डेटा का यूज़ किया जा सकता है। ये तो हो गया नंबर 1 इंपॉर्टेंस। दूसरा इंपॉर्टेंस जब आप लोग देखोगे तो इंडस्ट्रियल जो ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हमारे कंट्री का जो बेसिकली यहाँ पर एडवांस जीडीपी है, दैट इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसको कैलकुलेट करने में मदद करता है क्वार्टरली बेसिस पर। अब ये जीडीपी क्या होता है आपको पता होगा। जीडीपी की सिंपल सी एक डेफिनेशन है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है ना, ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि कंट्री के अंदर कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना सरकारी खर्चा हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट हो रहा है, वो सारा डेटा हम लोग निकालते हैं। अगर ये सारी चीज़ें काउंट कर लें कंट्री के अंदर तो बेसिकली वो जीडीपी के अंदर आता है। तो अब बेसिकली जो यहाँ पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, वो क्या करता है, वो हमारी जीडीपी को कैलकुलेट करने में, एक एस्टिमेशन देने में, एक अंदाज़ा लगाने में मदद करता है कि यहाँ ग्रोथ कैसी रहने वाली है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बेसिस पर पता चल सकती है। तो ये इसके यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाते हैं आईआईपी के। आई होप आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है। अब फटाफट काफ़ी सारे लोगों का कहना था कि यार सर वीडियो को लास्ट में रिवाइज़ करवा दिया करो, एक छोटा सा रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो मैं आज रिवीजन करवा देता हूँ, बाकी आप लोग मुझे फिर से बता सकते हो कि हाँ रिवीजन करवाना है या क्या करवाना है या नहीं करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या कवर किया था हमने, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले कवर किया था वर्ल्ड
ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में। तो जो अगस्त का पहला सप्ताह होता है वो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक की तरह यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं वो हमने कवर किया। देन उसके बाद हमने गिफ्ट सिटी एंड बुलियन एक्सचेंज को कवर किया था। देन यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि किस प्रकार से एक इंडिया इंटरनेशनल बिलियन एक्सचेंज IIBX प्लेटफॉर्म को बनाया गया है, गिफ्ट सिटी के अंदर बनाया गया है। ये गिफ्ट सिटी क्या है, ये आपको गुजरात के जो कैपिटल है गांधीनगर वहाँ पे पास में देखने को मिल जाती है। लोकेशन देखी थी। बुलियन का मतलब क्या होता है, जो फिजिकल गोल्ड और सिल्वर होते हैं बेसिकली, यानी जो प्रीशियस मेटल्स होते हैं वो बुलियन होते हैं। अब यहाँ पर इसी का व्यापार किया जाएगा, इसी का ट्रेड किया जाएगा। इस प्रकार का इंटरनेशनल लेवल पर लंदन बुलियन मार्केट भी है, हमने डिस्कस किया था। फिर यहाँ पे मेंशन किया जाता है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर एक चीज़ आपको ये देखने को मिलती है कि जो ये बुलियन है ना, इसका हम लोग व्यापार कर पाएंगे हमारे कंट्री में। जो बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, जो भी एलिजिबल ज्वेलर्स होंगे, वो यहाँ पर इस गोल्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे, इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। गिफ्ट सिटी क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। यह बेसिकली पूरा का पूरा एरिया है जहाँ पे फाइनेंशियल सर्विसेज को लेकर वर्क किया जाता है, यह हमने डिस्कशन किया था। देन हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बारे में जाना। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, इसका हेडक्वार्टर गुजरात के गांधीनगर में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में हमने कोर सेक्टर्स आउटपुट के बारे में डिस्कशन किया था। तो कोर सेक्टर आउटपुट जो है वो 12.7% से बढ़ा है जून के मंथ में। तो इंडिया के पास 8 कोर सेक्टर्स है, वो कौन कौन से डिस्कस किया हमने डिटेल से। ये 8 कोर सेक्टर्स के नाम आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। देन यहाँ पे हम लोगों ने जाना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या होता है, इसको कौन रिलीज़ करता है। तो इसको रिलीज़ करने वाली बॉडी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। देन हमने नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया था लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस के बारे में। तो यहाँ पर एक बर्ड की स्पीशी है जो कि काफ़ी चर्चा में, इंडिया के अंदर रामेश्वरम में पहली बार देखने को मिली है। वैसे एक नेटिव स्पीशी है, एंटार्क्टिक सी के अंदर ये पाई जाती है। अब यहाँ पर ये उड़ती उड़ती इंडिया में आई, पहली बार पाई गई, देखी गई, तो इसी वजह से यहाँ पर एक न्यूज़ बन चुकी है। लोकेशन हम लोगों ने कवर किया, आर्कटिक और एंटार्क्टिक के बीच में डिफरेंस क्लियर किया। देन यहाँ पे लाइट मेंटल्ड एल्बाट्रॉस का जो साइंटिफिक नेम क्या है, यह है फोबिथ्रिया पैल्पेब्रेट। देन उसके बाद मैंने आपको बताया इसके कुछ और नाम भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि IUCN रेड लिस्ट के अंदर ये बेसिकली नियर थ्रेटेंड कैटेगरी के अंदर है। देन नेक्स्ट पर्टिकुलर आर्टिकल में हमने कॉलरा के बारे में डिस्कशन किया था। कॉलरा काफ़ी चर्चा में है। हमने देखा कि कॉलरा के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, इसमें से यहाँ पर 2 बड़े ग्रुप्स निकल कर आते हैं, O1 और O139। इन दोनों की वजह से बड़े बड़े यहाँ पर इवेंट हुए हैं कॉलरा के। तो बेसिकली बोला गया जो O139 है ना, ये बेसिकली काफ़ी ख़तरनाक माना गया और अभी के टाइम पर ये काफ़ी कम हो रहा है क्योंकि एंटी माइक्रोबल रेजिस्टेंस वाला जो कैपेसिटी है इसका वो रिड्यूस हो रहा है। देन डिस्कशन किया कॉलरा क्या होता है, एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अब ये किसकी वजह से होती है, एक बैक्टीरिया की वजह से होती है जिसका नाम है वाइब्रियो कॉलरा। लक्षण क्या है वो हमने डिस्कस किया, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वैक्सीन क्या है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। फिर नेक्स्ट न्यूज़ में हमने कवर किया स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन के बारे में। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने रिसेंटली कोस्टल क्लीनअप ड्राइव को लॉन्च किया है, जहाँ पे हम लोग देखो नाम से पता चल रहा है कि जो कोस्टल एरियाज़ है, जो तट वाले रीजन है, वहाँ पे हम लोग साफ़ सफाई कर रहे हैं। उसके बाद में ये जो दिन है इसको एक इम्पॉर्टेंस मिल जाता है, किस वजह से, क्योंकि हम लोग 17 सितंबर को अब की बार इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे का भी सेलिब्रेशन करने वाले हैं। देखो ओशन को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। प्लस यहाँ पे जो आज के टाइम पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक वगैरह, इससे काफ़ी सारे जानवरों की जान भी जा रही है। तो ओशन एक इंपॉर्टेंट सोर्स है सभी लोग के लिए। काफ़ी सारे लोग यहाँ से पैसा कमाते हैं, उनकी रोज़ी रोटी चलती है। प्लस यहाँ पर काफ़ी कुछ हम लोग को ओशन से मिलता है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फिर और कौन कौन से इनिशिएटिव्स जो कि सरकार के थ्रू चलाए गए हैं एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमने यहाँ पे कवर किया। नाउ इसी के साथ में लेक्चर को समाप्त करेंगे। एट द लास्ट आप लोग मुझे बताना, जैसे आज रिवीजन करवाया है लास्ट में, वैसे रिवीजन डेली बेसिस पर करवाना है या नहीं करवाना, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते थे कि हाँ लास्ट में एक रिकैप हो जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम चीज़ों को वापस से रिवाइज़ कर पाएंगे तो वो हेल्पफुल रहेगा। नाउ इसके साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।